साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी का सेशन चल रहा है। यूनिट 1 पे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और यूनिट 1 में आज हम कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 से 25 तक का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न यह है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन सकता है कि नहीं, और ये अपने आप में एक हकीकत है कि नहीं, आज हम ये चेक करेंगे। जब भी ऐसी न्यूज आती है आप में से कई लोग अपने आप को डिवाइडेड फील कर सकते हैं, विच मीन्स कुछ लोगों को लगता है कि हाँ 2025 तक इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है, और कुछ लोगों को लगता होगा नहीं, ये अपने आप में एक जुमला मात्र है। तो हम एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो कि हम बनना चाहते हैं तो हम वैसा फील करते हैं। तो अगर हम सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो हमारे पास क्या व्यू पॉइंट होता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बना सकते हैं कि नहीं 2025 तक। उसके लिए क्या हमारे पास रोड मैप होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं, ये अपने आप में जरूरी है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है, यूपीएससी ने इसमें प्री में और मेंस में अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसकी फंडामेंटल्स पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या इंडिया की जो जीडीपी की वर्तमान स्थिति है उसकी ये कैपेसिटी है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि हमारी जीडीपी का पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास कितनी क्षमता है कि जो वर्तमान के करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारे पास है, 3 ट्रिलियन की, इसको हम 5 ट्रिलियन तक ले जाएं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी जीडीपी की वो कैपेसिटी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो निवेश है वो किस तरह का है, जो कैपिटल है वो किस तरह का है। तो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसके अगेंस्ट में कितना आउटपुट हो रहा है, अगर हमको ये पता हो तो हम बता सकते हैं कि इतना इनपुट लगाने पर हम इतना आउटपुट ले सकते हैं। एन नंबर ऑफ इनपुट लगाने पर हम N1 आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये समझना आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक पिज्जा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको पिज्जा बनाने के लिए N1, N2, N3 तमाम तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हम इन सबको एक एवरेज मान लेते हैं, ऐसा कि N एवरेज आउटपुट लगता है एक पिज्जा बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो हमारा इनपुट है ये कितना लगे। पहली चीज तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम ये समझें कि कितना जो हमारा इनपुट है, वर्तमान में भी कुछ इनपुट होगा। आपको पता है कि जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 30% के आसपास है। ऐसा हमने निवेश वाले चैप्टर में देखा था। किसी साल ये 28% है, किसी साल 24% है, किसी साल 32% जो भारत का निवेश है। तो इस आधार पे हमको अपनी इनपुट का लगभग आइडिया है, ये इनपुट है। तो क्या, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 5 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाएंगे इस इनपुट के साथ। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इनपुट है उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि कितना इनपुट एक्स्ट्रा लगाने पर हम कितना और आउटपुट ले सकते हैं। तो हमें पता होगा कि हम इतना इनपुट लगाएंगे तो हमको इतना आउटपुट मिल जाएगा। मतलब ये कि वर्तमान की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाने के लिए हमको पता हो जाएगा कि इनपुट में कितना बढ़ाना है, मतलब कितना बढ़ाना है। एक्स अमाउंट मान लीजिए हमने लिख दिया, तो उससे आउटपुट पे डेल्टा एक्स कितना फर्क पड़ेगा, कितनी बढ़त आएगी। तो साथियों मतलब वही है, इनपुट इनपुट की दक्षता ये डिसाइड करेगी कि आउटपुट कितना होगा। इनपुट एंड द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट विल डिसाइड हाउ मच विल बी द आउटपुट। तो ये सारी चीजें आज हमने समझनी है, तो हमें पता चलेगा 5 ट्रिलियन अपने आप में एक रियलिटी है या जुमला है। लेकिन उससे पहले हम आज के कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया को अपने पोटेंशियल को चेक करना पड़ेगा, तो हम आपको पोटेंशियल इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीजें यह है कि हम समझेंगे कि ये ICOR ये क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। ठीक है, इसमें तीसरा है कि जो जीडीपी है वो रियल और नॉमिनल का इसमें क्या चक्कर है।
ये रियल और नॉमिनल हम क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए आपके सामने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक रोड मैप पेश किया जाए और 2025 तक वो हो भी जाए, लेकिन उसमें रियल खेल जो है वो इन्फ्लेशन का हो, तो क्या आप कहेंगे कि हाँ ये वास्तव में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन का रोल ज्यादा होता है, उसमें महंगाई बढ़ती है, प्राइसेस जो करंट प्राइसेस पे होती हैं वो आपको बता देंगे कि हाँ इकोनॉमी का इतना साइज हो गया है, बट एक्चुअल में उसके बेनिफिट आपको फील नहीं होंगे। मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर उस तरह से नहीं बढ़ेगी, परचेजिंग पावर के अगेंस्ट में जो आप इनपुट बाय कर सकते हैं वो उसकी अमाउंट उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और रुपए का वैल्यू घटता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन क्या इंपैक्ट करता है, वो रियल जीडीपी का कंपोनेंट है या नॉमिनल जीडीपी का कंपोनेंट है, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने कवर कर लिया है 1.10 तक, आज हम 1.11, 12 एंड 13 के माध्यम से पोटेंशियल जीडीपी तक का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि क्या है नॉमिनल जीडीपी और क्या है रियल जीडीपी। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हाँ ये नॉमिनल जीडीपी क्या है। अभी का वर्ष चल रहा है 2022, ठीक है। तो जो 2022-23 के प्राइसेस होंगे किसी चीज के, मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं शुगर, चीनी, ठीक है। अब अगर चीनी की प्राइस इस समय ₹50 पर केजी है, ठीक है, तो अगर इंडिया पूरे साल में 100 केजी चीनी का प्रोडक्शन करता है, तो और अगर केवल चीनी का प्रोडक्शन करता है इंडिया इस साल में, तो जो हमारा जो एक्चुअल में आउटपुट होगा वो कितना होगा? 5,000 रुपए का, ठीक है। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है वो नॉमिनल जीडीपी की है, नाम मात्र जीडीपी इसको बोलते हैं या नामित बोलते हैं, ठीक है। नामित जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये फिगर हमारे पास क्या बता रहा है कि जो वर्तमान की प्राइसेस है वो ये है, इसमें इन्फ्लेशन मिला हुआ है, ये 50 रुपए जो प्रति केजी है ये इन्फ्लेटेड प्राइस है, वो इन्फ्लेशन इस समय जितना भी होगा वो हम मान के चलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास करीब करीब 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, इस 6.8 6.9 के आसपास है, तो वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि एक साल बाद जीडीपी नॉमिनल कितना होगा, तो जीडीपी नॉमिनल यानी कि मार्केट प्राइस पे, जो अभी का मार्केट प्राइस है उसको हम एमपी लिखते हैं, कितना होगा? तो जो भी नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होगा, मान के चलते हैं कि ये 110 केजी हो रहा है, ठीक है, और जो प्राइस है वो 60 हो जा रहा है, तो जो उस समय चीनी का जो जीडीपी होगा वो कितना होगा? मतलब जो 5,000 था वो 6,600 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ चीनी में सिग्निफिकेंट गेन हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे इन्फ्लेशन का कंपोनेंट बढ़ गया हो, जो अभी 6% 7% हो 10% हो, तो ये जो फिगर है इसको हम क्या फेक फिगर कह सकते हैं? सम पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि नॉमिनल जीडीपी अपने आप में चीजों को सिद्ध नहीं करता, तो क्या सिद्ध करता है? हम चेक करते हैं कि रियल जीडीपी में एक्चुअल में क्या चेक होता है। अब देते हैं रियल जीडीपी, इसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या होता है कि मान के चलते हैं फिर 2022 का साल लेते हैं। 2022 के साल में आपको पता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 केजी का हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे प्राइस कब का लेंगे? बेस ईयर का। क्यों बेस ईयर का? बिकॉज इन्फ्लेशन का जो उसमें वो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका है। तो अभी का जो हमारा बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12, ये अभी हमारा बेस ईयर है। और अगर इस साल का हम प्राइस चेक करें तो उस समय मान लेते हैं अगर प्राइस है ₹40 पर केजी, तो जो रियल जीडीपी का साइज होगा वो 40 इंटू 100 होगा, विच मीन्स 4,000। आप कंपैरिजन में डिफरेंस देख रहे हैं कि रियल जीडीपी 2022 में इंडिया का होगा वो 4,000 होगा, जबकि नॉमिनल जीडीपी कितना आया था? 5,000। और नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था? 110 केजी,
प्राइस से हमें लेना देना नहीं है, बिकॉज जो रियल जीडीपी है वो इस बात के प्राइस पर डिपेंड करता है कि प्राइस तो हम बेस ईयर का ही लेंगे, तो हमें पता चलेगी कि क्वांटिटी में कितनी बढ़त हुई या नहीं भी हुई, तो हमारा प्राइस तो वही रहेगा। इन दैट केस मान लीजिए प्राइस 40 है और आउटपुट है 110 केजी, तो इसमें कितना आएगा 4400, ठीक है, 4400 रुपए। अगर केवल चीनी का उत्पादन भारत किसी समय में कर रहा है तो उसका इसमें जीडीपी होगा। तो आपने डिफरेंस देखा, एक तरफ आता है 6600 और एक तरफ आता है 4400। मतलब जो रियल जीडीपी है ये कुछ और फिगर दे रहा है, नॉमिनल जीडीपी कुछ और फिगर दे रहा है, जबकि हमने प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो सेम रखा है, क्योंकि ईयर सेम है, वो सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रियल जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है वो क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब मात्रा में कितनी बढ़त हुई चेक करने के लिए ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है, चेक करने के लिए ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है। और जो नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि उसमें प्राइसेस इन्फ्लेटेड होते हैं, अगर आपसे किसी समय ये कहा जाए कि भारत की जीडीपी 6600 करोड़ रुपए है, तो आप एग्जैक्टली ये गेस नहीं कर पाएंगे कि मात्रा में कितनी बढ़त हुई, जब तक कि आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का फिगर न दिया जाए। इसको हमने रिवर्स करके जब समझा तो हमें ये कंफ्यूजन समझ आया। प्रश्न ये है कि मात्रा में कितनी वृद्धि हुई, ये पता लगाने के लिए हमारे पास रियल जीडीपी का अनुमान, अगर किसी समय हमसे कोई ये बोले 4400 रुपए है, नॉमिनल जीडीपी 6600 रुपए है, ठीक है, अगर हमें क्वांटिटी नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर जीडीपी में कुछ ग्रोथ हुआ भी कि नहीं हुआ। लेकिन अगर रियल जीडीपी का फिगर आपके सामने है तो आप ये समझेंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर इसका प्राइस आपके सामने दे दिया जाए, इस समय प्राइस है 40 2011-12 का और इस समय प्राइस है 60, मतलब ये कि इसमें प्राइस का जो डिटर्मिनेंट है वो ज्यादा है और ये प्राइस इन्फ्लेटेड हो सकती है, मतलब मुद्रास्फीति का प्रभाव उसमें हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस हमको रियल जीडीपी पे ज्यादा इंसिस्ट करना चाहिए और जो भारत का आर्थिक विकास है वो रियल जीडीपी के आधार पर निर्धारित होता है। तो इस आधार पे अब हम समझेंगे कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि, रियल जीडीपी ग्रोथ केवल मात्रा, बस ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केवल मात्रा में वृद्धि, ग्रोथ इन क्वांटिटी ओनली को मापती है। नाम मात्र की जीडीपी यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या चेक करते हैं, वो मात्रा और कीमत, मतलब ये कि जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उसमें दोनों शामिल है, क्योंकि वो इसमें दोनों वेरिएट करते हैं। उसमें केवल मात्रा क्यों शामिल है, जैसे कि हमने देखा बिकॉज उसमें प्राइस फिक्स है, 2011-12 का प्राइस हम ले रहे हैं, मतलब ये कि प्राइस नहीं बढ़ रहा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ इज द राइट इंडिकेटर इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। नाउ रियल जीडीपी की गणना के लिए जैसे मैंने बताया कि कैसे करते हैं, हम किसी भी एक वर्ष की स्थिर कीमत को लेते हैं और इसे आधार वर्ष कहते हैं। प्रीलिम का क्वेश्चन हो गया कि बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष क्या होता है, या इसी को बोला जाता है कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइसेस या आधार वर्ष के प्राइसेस क्या होते हैं, ये रियल जीडीपी के कंपोनेंट हैं और ये किसी साल को स्थिर वर्ष जिसको हम मानते हैं, बेस ईयर जिसको हम मानते हैं वो होता है। वर्तमान के केस में बेस ईयर कितना है, 2011-12, ठीक है। नाउ 2015 से पहले एनएसओ जीडीपी की गणना, ये एनएसओ जीडीपी की गणना करती है, किन किन मेथड से करती है, एक्सपेंडिचर मेथड एंड जीवे मेथड, ऐसा हमने सब डिस्कस कर लिया है पिछली क्लास में। जिसका बाकी है वो पहले की क्लास पहले खत्म करेगा, इसके बाद यहाँ पे आके चेक करेगा। 2015 से पहले एनएसओ जीडीपी की गणना करने के लिए बाजार कीमत का उपयोग नहीं करता था, बल्कि फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट याद है ना, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल, बाकी आप अपना क्लिक करिए पीछे का लेक्चर देखिए, का उपयोग करता था। लेकिन आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक के, क्योंकि आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो
दुनिया के सभी देशों का जो डेटा है वो मार्केट प्राइस पे लेता है, इसलिए भारत ने भी अपनी कीमतों को जीडीपी गणना करने के लिए ये वाली पद्धति अपनाई। कौन सी? बाजार, यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब, मार्केट प्राइस मतलब जो वर्तमान की प्राइस है, जो उस साल की प्राइस है। आज के केस में 2022 को ये क्रेडिट जाता है, जो 2022 का प्राइस है वो लेता है। तो बात आती है भारत में आर्थिक विकास। अब जब हम पाते हैं भारत में आर्थिक विकास, हमने अभी एनएसओ के डेटा की बात करी, तो वो किस पे चेक होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मेजर्ड इन रियल जीडीपी। मतलब ये कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ इत्यादि के डेटा होते हैं उसमें दोनों होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ग्रोथ माना जाता है वो रियल जीडीपी डेटा को ही माना जाता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक इमेज है और वो ये है। इसमें 2019-20 का क्वार्टरली डेटा दिया हुआ है। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, 2019-20 का, 2020-21 का और 2021-22। यहाँ पे जीडीपी दिखाने का ये उद्देश्य है कि किसी सर्टेन टाइम में हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोविड पीरियड ये था 2020-21 में, जो जीवीए का डेटा है ये येलो कलर वाला, ये कितना नीचे गया चेक कर सकते हैं, ये नीचे। ठीक है, और जो जीडीपी का डेटा है वो इससे थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन दोनों में एक पैरेलल डिक्रीज है। आपके सामने एक प्रश्न यूपीएससी दे सकता है कि जीडीपी इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड और जीवीए मेथड, यानी कि जीडीपी की कैलकुलेशन चाहे आप व्यय विधि से करें, चाहे आय विधि से करें और चाहे उत्पाद विधि से करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से करें, बराबर आएगा? उत्तर है नहीं, बराबर नहीं आएगा। क्यों बराबर नहीं आएगा? ऐसा इसलिए कि जब उनका मेजरमेंट किया जाता है तो जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। इसका ये आंसर होगा। तो ये ग्राफ दिखाने का ये एक मेन पर्पस था। जब हम चेक करते हैं जीडीपी जीवीए पैंडेमिक के लेवल पे क्या स्थिति चल रही थी, तो हमको पता चलता है कि हाँ अच्छा, ये सारे के सारे प्राइस किस पे दिए गए? बेस ईयर पे, मतलब ये कांस्टेंट प्राइस है जीडीपी के। ठीक है, तो उसमें जो जीवीए है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पीरियड में इसमें रिडक्शन, इंक्रीज, मैसिव रिडक्शन, और जो प्री पैंडेमिक लेवल था वो वहां पे ये वाला पीरियड इस पे देखते हैं। तो जो इसके बाद जीडीपी का साइज था यहाँ पे बढ़ता है और इसके बाद फिर नीचे आ जाता है। तो जो ये पैंडेमिक का टाइम है उसमें आप देख सकते हैं कि जीडीपी में एक स्लैश है, तेज गिरावट है। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये चार्ट आपको ये दिखाता है कि भारत में पिछले सालों में जीडीपी ग्रोथ किस तरह से रही है। जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया लास्ट ईयर, और ये भी प्राइसेस किस में है? रियल जीडीपी की बात करता है, मतलब बेस ईयर प्राइस पे है। देख सकते हैं ये 7%, 6.8%, 4.2%। साल कौन सा है? ये 2019-20 का। और फिर इसके बाद पैंडेमिक लेवल में नीचे चला गया, कितना? 7.70। तो माइनस में लिखेंगे बिकॉज ये जीरो से कम है। ठीक है, ये है जीरो की लाइन। ठीक है, तो ये आपको पता था। नाउ अब हम समझेंगे, हमको ये पता चल गया कि रियल और नॉमिनल की स्टोरी क्या है। अब हम समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब उत्पादकता क्या होता है। आप कहेंगे बहुत आसान है, अगर हम एन अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं एक्स इनपुट लेके, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, उत्पादकता चेक हो जाएगी। उसी तरह जैसे आप 10 किलोमीटर जाने में अगर आप 2 आवर का टाइम लगाते हैं तो आपकी स्पीड चेक हो जाती है कि आप किस गति से चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एन अमाउंट प्रोड्यूस करने में एक्स इनपुट लगाते हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है? आउटपुट बटे इनपुट। इससे आपको पता चल जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है। अब आपके पास जो इनपुट हैं वो कई तरह के हैं, जैसे कि एक इनपुट हो सकता है आपके पास
कैपिटल का, दूसरा इनपुट आपके पास हो सकता है लेबर का, तीसरा इनपुट आपके पास हो सकता है किसी भी इंग्रेडिएंट का, मशीनरी का। तो हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि किस चीज के कितना आउटपुट है या कितना प्रोडक्टिविटी है? तो उसके लिए क्या तरीका है, जैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हम उसका एक कुछ एवरेज निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो जैसे कि एक हमारे पास होता है लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए कितनी लैंड से उपज है, अगर हम मान लेते हैं गेहूं के केस में अगर हम देखें, और कितना इनपुट है, तो इनपुट यहाँ पे क्या है, भूमि। अब मान लेते हैं कि अगर 5 हेक्टेयर लैंड 10 टन का प्रोडक्शन करके देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टन प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता है, 5 टू 10। ओके, उसी तरह हम जान सकते हैं कि श्रमिक का 4 फैक्टर में लैंड, लेबर, ये सारी चीजें आती हैं। श्रमिक की उत्पादकता कितनी है, तो उत्पादन कितना है 10 टन, श्रमिक कितने इन्वॉल्व हैं 20, मतलब श्रमिक की उत्पादकता 5 टन है, यानी कि 5 टन एक श्रमिक उत्पादन करता है। यहां से हमको हेल्प मिलती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझने में। अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है कि एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना इनपुट लगाना है, उससे हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पता चल जाती है। यदि एक अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से उत्पाद में 5 टन की वृद्धि होती है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी, सिंपल है, एक श्रमिक 5 टन उत्पादन करता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक लेबर जो है वो लेबर की कितनी है 5 टन पर लेबर, 5 टन 0.5 टन प्रति श्रमिक। नाउ इसी तरह हम पूंजी की औसत उत्पादकता चेक कर सकते हैं। क्यों औसत? बिकॉज पूंजी जो होती है कैपिटल, उसके बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि रुपए पैसे, जैसे कि कई तरह की पूंजी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, है ना। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? पूंजी की उत्पादकता, तो जो उत्पादन है उसमें कितना पूंजी लगा है, सेम फॉर्मूला। तो पूंजी की उत्पादकता अधिक है, तो अधिक हो, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। मतलब क्या? मतलब ये कि कम पूंजी लगे और ज्यादा उत्पादन हो तो ज्यादा अच्छा है ना। उदाहरण कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए का सामान लगा के अगर आप 500 रुपए का पिज्जा बनाते हैं, तो क्या ये ज्यादा अच्छा है? आई थिंक ये सही है, इन कंपैरिजन टू कि 100 रुपए का आप समय लगाएं, रुपए लगाएं, और उत्पादन हो 200 रुपए का पिज्जा, तो ये कम अच्छा है। इसका मतलब ये कि ये पूंजी जितना कम लगे और ये उत्पादन जितना ज्यादा हो, वो उतना अच्छा है, इसमें किसी को संदेह नहीं है ना। पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता का व्युत्क्रम, अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब अभी उत्पादन बटे पूंजी लिखा है, और फिर हम पूंजी बटे उत्पादन कर दें, ये कहने का मतलब है कि पूंजी की उत्पादकता का व्युत्क्रम यानी कि पूंजी बटे उत्पादन एक अनुपात है जो यह मापता है कि उत्पादन की प्रति इकाई उत्पादित करने के लिए, मतलब ये कि 1 केजी सामान उत्पादन करने के लिए इतना इनपुट चाहिए। बिकॉज जो ऊपर है मेजरमेंट सिर्फ उसका होता है, अगर आप जनरल मैथमेटिक्स समझते हैं तो क्लास 4th 3rd की लेवल की, जो पार्ट यहाँ पे अंश में है उसका मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन की 1 इकाई उत्पादित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए पूंजी की औसत दक्षता को भी ये मापता है, ठीक है। मतलब ये कहने का कि 1 यूनिट ऑफ पूंजी लग के इतना उत्पादन होता है, एक्स अमाउंट वाई अमाउंट कुछ भी उत्पादन होता है, तो ये हमको ये भी तो बताता है कि हमारी पूंजी कितनी एफिशिएंट है। जैसे कि अगर किसी का उत्पादन 1 यूनिट ऑफ इनपुट लगा के 5 यूनिट ऑफ आउटपुट है, और किसी का 1 यूनिट इनपुट लगा के 2 यूनिट आउटपुट है, तो जिसका 5 यूनिट प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, लेकिन हम इसमें पूंजी की उत्पादकता कैसे चेक करेंगे? तब हमें पूंजी अंश में रखना पड़ेगा, और जो उत्पाद है, जो टोटल उत्पादन है, उसे हर में रखना पड़ेगा, तो हमें पूंजी की प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी।
द इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। जो उल्टा है किसका? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का। अगर हम कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को उल्टा कर दें, ठीक है, तो हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो पता चल जाता है। इट मेजर्स हाउ मच ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल चाहिए पर यूनिट ऑफ आउटपुट को चेक करने के लिए। हेंस इट आल्सो मेजर्स द एवरेज एफिकेसी या एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पूंजी उत्पादन अनुपात बराबर पूंजी बटे उत्पादन, ठीक है। उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है। ये कहने का क्या मतलब, ये समझ लेते हैं। मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि 100 रुपए का इनपुट लगा के अगर आप 500 का पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, या 100 रुपए का इनपुट लगा के आप 200 का पिज्जा बनाते हैं, इस कंडीशन में सिर्फ कोई भी कह सकता है कि ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है ना, कि 500 का पिज्जा बनाया 100 रुपए का लगा के। तो इसमें आपकी पूंजी की दक्षता कैसे पता चली, एफिशिएंसी, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 500, और इस केस में क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, ये खत्म बराबर 0.5। ये है आपकी पूंजी की दक्षता। इस केस में क्या आएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म बराबर 0.2। ये है पूंजी की दक्षता। मतलब ये कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो जितना कम होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो पूंजी की दक्षता चेक करने के लिए हो रहा है, वो जितना कम है उतना अच्छा है, जितना ज्यादा है उतना वो खराब है, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पूंजी यानी कि कैपिटल आउटपुट अनुपात को मापा क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में आउटपुट या जीडीपी की एक इकाई उत्पादन करने के लिए कितनी औसत पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है, जैसे मान लीजिए 2014 से वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, ठीक है, आती है, तो वो निवेश इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए उसे यह जानने में अधिक दिलचस्पी होगी कि अगर एक अतिरिक्त इकाई से जीडीपी में वृद्धि करनी है तो कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। भारत के लिए बड़े बड़े प्लान सभी सरकारें लेके आती हैं। सबका उद्देश्य होता है कि प्रोडक्शन कितना ज्यादा से ज्यादा हो, जीडीपी का साइज कितना ज्यादा से ज्यादा वो ऐड कर सके अपने ड्यूरेशन में। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि जैसे आप कभी भी कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट नहीं पैदा कर सकते, आपको हमेशा फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। मतलब ये कि आप किसी की गुलाब के पेड़ में जाके फूल को खींच के फूल नहीं निकाल सकते, पत्तों को खींच के आप फूल नहीं निकाल सकते। फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके फैक्टर्स देने होंगे, और वो फैक्टर्स क्या है, सन, सॉइल, सीड, वाटर एंड कंपोस्ट। उसी तरह जीडीपी को आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, आपको फैक्टर्स में ध्यान देना होगा कि इनपुट क्या लगेगा, कितना लगेगा, और उस इनपुट की दक्षता कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि कितना आउटपुट हो सकता है। तब तो हम 5 ट्रिलियन की कल्पना करें, और या हम ये बता सकते हैं कि ये कल्पना सही भी है कि नहीं। नाउ एक अतिरिक्त इकाई से जीडीपी में वृद्धि करनी है तो कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी, ये सरकार जानना चाहती है। इसलिए हम कैपिटल आउटपुट रेशियो तक आते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो एक नया शब्दावली है, क्योंकि हम बात वृद्धि की कर रहे हैं, कितनी वृद्धि करना चाहते हैं, मतलब कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट, है ना, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो को कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो नया शब्द लेके आते हैं वो होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR, ICOR, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें से कोई सही गलत नहीं है, ठीक है। जनरली हमारे देश में ऐसा लिखा जाता है, वर्ड में ऐसा लिखा, ठीक है।
एक अतिरिक्त इकाई से जीडीपी में वृद्धि करनी है तो कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसे याद कर लीजिए इस शब्द को, क्योंकि इस शब्द को आप बार बार हम उपयोग करने वाले हैं आई पावर को। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए लगा के आपने 500 का पिज्जा उत्पादित किया और दूसरे किसी पर्सन ने 100 रुपए का इनपुट लगा के 200 का पिज्जा प्रोड्यूस किया। तो मतलब ये कहने का, अब इसमें कितने पिज्जा हैं, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं 10, ठीक है, इसमें कितने पिज्जा आएंगे इसके हिसाब से, हाँ अगर 50 रुपए का एक पिज्जा है तो सही है रेशियो, मतलब ये 4, इन्होंने 100 रुपए का इनपुट लगा के 4 पिज्जा बनाए, इन्होंने 100 रुपए का इनपुट लगा के 10 पिज्जा बनाए। तो हम एक एफिशिएंट इकोनॉमी के तौर पे इनका उदाहरण लेते हैं और इनके हिसाब से कह सकते हैं कि एक पिज्जा बनाने की कॉस्ट 50 रुपए है। मतलब ये गवर्नमेंट को पता चल गया कि 50 रुपए लगा के एक पिज्जा बनाया जा सकता है। तो टेक्निकली इनकरेक्ट है एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी एक एवरेज के लिए तौर पे अगर हम मान लें कि रुपए 50 लगा के एक पिज्जा बनाया जा सकता है, तो ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट है। मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट का मतलब है कि 50 रुपए इंक्रीमेंट करने से, तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल, और ये एक पिज्जा हो जाएगा आउटपुट। चेक हो गया कि इंक्रीमेंटल कैपिटल कितना होगा एक आउटपुट लेने के लिए, 1 आउटपुट। ये बात समझ में आ गई, इसीलिए हम इसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट का अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। आइए इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट का अधिक होना इस बात का सूचक है कि पूंजी की दक्षता कम है। मतलब ये कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट का मतलब ये है कि ये जो आउटपुट है, सॉरी ये जो कैपिटल है, अगर ये ज्यादा लगे इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, तो वो अपने आप में क्या सही आइडिया है, उत्तर है नहीं। वो जितना कम से कम इनपुट कैपिटल लगता है और आउटपुट ज्यादा निकलता है, वही अपने आप में ज्यादा अच्छा पैरामीटर होता है। इसीलिए हमने इस एग्जांपल को नहीं लिया, बिकॉज इनके इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा है। मतलब ये कहने का कि ये केवल 4 पिज्जा निकालते हैं 100 रुपए से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी में परिवर्तन, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन, पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को बोलते हैं पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन, यानी कि पूंजी में आप कितना बढ़ाएंगे तो उत्पादन में कितना परिवर्तन आएगा। अब चूंकि हमको एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए बढ़ी हुई पूंजी को चेक करना है यहाँ पे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं पूरे जीडीपी के केस में कि जीडीपी में पूरा परिवर्तन करने के लिए, जीडीपी में पूरा परिवर्तन करने के लिए निवेश में कितना परिवर्तन किया जाए, हम ये चेक कर सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से। कल्पना कीजिए 2022-23 में निवेश 32% है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया में लास्ट 10 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी साल 28% है, किसी साल 30% है, किसी साल 32% है। तो ये हम 30-32 के आसपास का ही फिगर लेंगे। कल्पना कीजिए कि 2022-23 में निवेश 32% है और इंक्रीमेंटल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो 4% है। इसलिए जीडीपी में वृद्धि 8% की होनी चाहिए। कैसे? हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखेंगे कि आईकॉर इक्वल टू पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। कि कितना पूंजी हमें लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पूंजी कितनी बढ़ाई, को अगर हम भाग देंगे किससे, कितना उत्पादन हुआ, वही पिज्जा वाले उदाहरण से लेंगे। इसलिए जीडीपी की वृद्धि 8% निकाल के देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसलिए जीडीपी में वृद्धि 8% होनी चाहिए इस केस में कि जब निवेश आपके पास 32% है और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4% है। ये अपने आप में टेक्निकली एज्यूम्ड डाटा है, काल्पनिक डेटा है। ये हमको ये बताता है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है ये किस बात पर डिपेंडेंट है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट। तो अगर आपके पास प्रीलिम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ रेट किस पे डिपेंडेंट होता है, तो आपके पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा
ग्रेटली यूज किया गया था। आप लोगों ने इकोनॉमी में अगर पढ़ा है तो हैरल्ड डॉमर एक इकोनॉमिस्ट थे। हैरल्ड डॉमर का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये उन्होंने यूज किया था। ठीक है, आते आगे। लेकिन मौजूदा सरकार वर्तमान की 3 ट्रिलियन जीडीपी को डबल डिजिट ग्रोथ के साथ 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। कब? 2024-25 में। अच्छा, ये फार्मूला याद रखेंगे, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट को इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले। अब हमको बढ़ाना कितना है? वर्तमान की 3 ट्रिलियन है, ले जाना है 5 ट्रिलियन में, मतलब कि 2 ट्रिलियन बढ़ाने हैं जीडीपी में। समय कितना है? 3 साल। तो एक हम एवरेज अगर निकालें तो कह सकते हैं कि करीब 6 ट्रिलियन, सॉरी 0.6 ट्रिलियन, 0.6 ट्रिलियन हर साल जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तब हम करीब करीब 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी चाहिए हम चेक करना चाहते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी चेक करनी चाहिए? ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि ग्रोथ चेक करने के लिए जो बढ़ी हुई जीडीपी है, बढ़ी हुई जीडीपी है, बट जीडीपी के जो आधार है, तो वर्तमान के हम 3 ट्रिलियन से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास और मल्टीप्लाई 100, इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये वर्तमान में फिगर कितना है? हम बढ़ाना चाहते हैं एक साल में 6.6 ट्रिलियन, है ना, मल्टीप्लाई 100। और वर्तमान का जो आधार वर्ष है, वर्तमान का जो आधार है, अगर हम 2022 को लेते हैं तो 3 हो जाएगा। तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब 20% आ जाएगा। यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए हमें ग्रोथ रेट जीडीपी कितना चाहिए? 20%। अब आप में से कितने लोग सहमत हैं इस बात पे कि हम 20% जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं? अगर आपने लास्ट 10 ईयर का डेटा देखा है तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कभी भी 6% से 8% के बीच में थी, यानी कि 9% से ऊपर नहीं थी। तो ये 20% की जीडीपी ग्रोथ क्या जुमला है? ये आप पे छोड़ा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का मानना है, इकोनॉमिक सर्वे परहैप्स 2015-16 है, जिसमें पोटेंशियल जीडीपी के बारे में था, मैं आगे इसको बताऊंगा। तो उसमें इकोनॉमिस्ट का मानना था कि भारत का जो पोटेंशियल जीडीपी है वो करीब 10%, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी मतलब संभावित सकल घरेलू उत्पाद, संभावित सकल घरेलू उत्पाद को पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। पोटेंशियल जीडीपी कितना है? 10%। इसका मतलब यह है कि, समझते हैं इसका मतलब, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जीडीपी के लिए। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होते हैं? सेल, आप में से कई लोग जानते हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर, लैंड या नेचुरल रिसोर्स। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर ये पूरी तरह से अप्लाई किए जाए, पूरी क्षमता के साथ, जितना कि एक इकोनॉमी में लगाया जा सकता है, ठीक है, तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 10% हो सकती है। 20% तो जुमला ही है। ठीक है, इसलिए अगर हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी है, यानी कि संभावित जीडीपी है, वो 10% का विकास दर हासिल कर सकता है, जैसा कि इकोनॉमिस्ट बिलीव्स, इसलिए हमें क्या चाहिए? देखो, ये है निवेश, निवेश का प्रतिशत अभी करीब 30 के आसपास है ना, पूंजी निवेश, और 10% का हम ग्रोथ रेट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना आएगा? 3%, जो कि 4% से कम है। तो अगर किसी केस में जीडीपी में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4% है तो उसकी तुलना में 3% बेहतर है। ठीक है, जो कि हमने टेक्निकली पिछले वाले एग्जांपल में लिया था उससे बेहतर है। चेक करते हैं, अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4% है तो हमें निवेश कितना चाहिए ये चेक करने के लिए। अब हमने ये क्यों लिया है? क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति है वो ये है, जो आज के भारत में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो करीब करीब 4% के आसपास है। तो हमें निवेश कितना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास 30% के आसपास है जीडीपी का। ये चेक करने के लिए हम इस फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं
निवेश इक्वल टू 4% मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब ये कि हमें 40% का निवेश चाहिए जीडीपी में। यानी कि अगर हमारी जीडीपी 100 रुपए की है तो हमें 40 रुपए उसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वर्तमान की कितनी है, मैंने बार बार बताया, कभी 28%, कभी 24%, अभी आजकल तो 24-25% ही होगा, करीब 28%, 30%, 32%, 32 के ऊपर नहीं था। तो 40% निवेश करना कहीं ज्यादा मुश्किल है, हम इसे नियर इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। भारत के केस में सच नहीं है। आपको पता है कि 40% निवेश किसका है, जो कि हमसे बहुत बड़ी है जीडीपी, चाइना की, है ना। अगर हम दोनों में सुधार करें, मतलब ये कि हम ज्यादा हाइपोथेटिकल ना हो कि हम इतना निवेश कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर हम 32 को, जो कि हमारा अभी लास्ट फ्यू ईयर्स में हाईएस्ट था, 35% तक ले जाएं निवेश, ठीक है, और अपनी पूंजी दक्षता में सुधार करें, तो हमें जो हमारा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो वो सुधर सकता है। तो वो वर्तमान के 4 से 3.5 आ सकता है। इसको हम जितना कम रखेंगे वो उतना अच्छा है। ये आपने पीछे समझ लिया है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। तो हमें 10% की ग्रोथ रेट मेंटेन रखने में हेल्प होगी। हाँ, इस कंडीशन में देखिए 35% निवेश है, 10% की ग्रोथ रेट है जीडीपी की, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 3.5 आ जाएगा। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 3.5 आज के इंडिया के लिए मेंटेन करना पॉसिबल है। मतलब ये कि किसी भी कंडीशन में भारत की जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास पहुंच सकती है, अगर हम अपने निवेश को वर्तमान के 24-25% या 28% या 30% से बढ़ा के 35 करें, और अपनी पूंजी उपयोग की जो दक्षता है, तो उसको उस दक्षता में सुधार करके वर्तमान की 4% से 3.5% तक ले जाए। अब इतनी कहानी तो आपने समझ ली, लेकिन आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो प्रीलिम में आएगा तो आप इससे समझ के कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर मेंस में आता है तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया गया है यहाँ पे। हाँ, इंक्रीमेंट, ये इन्वेस्टोपीडिया का डॉक्यूमेंट है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी भारत में करीब लेस देन 30% है, एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन जीडीपी। तो अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो पे प्रीलिम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है इसमें, तो वो इस तरह का कुछ होगा कि क्या दिखाता है कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब कि कितना इन्वेस्ट करने से जीडीपी में कितना इंक्रीज लिया जा सकता है। या इसका उल्टा भी आता है तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ, वो भी आईकॉर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, यही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और जीडीपी में परिणामी वृद्धि, निवेश के स्तर और जीडीपी में परिणामी वृद्धि। अच्छा, जब भी हम ये निवेश कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इस निवेश का वही मतलब है जो हमने आपको पीछे के सर्वे के डेटा में दिखाया था, पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। तो उसमें ये था कि हाँ, भारत अपने जीडीपी का इतने परसेंट कंज्यूम करता है, इतने परसेंट इन्वेस्ट करता है। तो कितना इन्वेस्ट करता है, अप्रोक्सीमेट 30% अभी मान के चलते। तो निवेश के स्तर और परिणामी वृद्धि के बीच की संबंध की व्याख्या करता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एक ऐसा मैट्रिक है जो उत्पादन की अगली इकाई उत्पन्न करने के लिए किसी देश या अन्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी निवेश की सीमांत राशि का आकलन करता है। दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांत राशि का मतलब यह है कि एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना हमें ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, कैपिटल का, लेबर का, उन सारी चीजों का एवरेज हमने लिखा है यहाँ पे, उसे हमने यहाँ पे आवश्यक निवेश पूंजी कहा है। कम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, यह इंगित करता है क्या कि देश का उत्पादन अधिक कुशल है। यह हमारी कैपिटल यूज की एफिशिएंसी को दर्शाता है। शब्दों पे बहुत ध्यान से दीजिएगा, बिकॉज वो किसी भी तरह से आपको फंसाने की कोशिश अगर करता है प्रीलिम के एग्जाम में, यूपीएससी 2023 में, तो इन्हीं शब्दों के आसपास आपका गेम होगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के कुछ आलोचकों ने, अभी मेंस का एरिया शुरू हो जाता है यहाँ से,
ऑफ कोर्स ये प्रीलिम्स का भी है बट ये मेंस का भी है, प्री का मेंस का एरिया हो जाता है। प्री का मेंस का। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के कुछ आलोचकों ने सुझाव दिया है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का उपयोग सीमित है, लिमिटेड है, सीमित है। क्यों? क्योंकि यह विकासशील देशों का समर्थन करता है जो बुनियादी ढांचे मतलब फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। यह विकसित देशों के विपरीत है जो उच्चतम स्तर पर काम कर रहे हैं। ये कहता है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये विकासशील देशों पे काम करता है और उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा के विकासशील देशों के विकसित देशों के सामने अपना ग्रोथ का मॉडल देना चाहिए। लेकिन ये विकसित देशों के विपरीत है, ऐसा उनका कहना इसलिए है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि विकसित देश ऑलरेडी अपना पूंजी उपयोग की उच्चतम स्तर पे। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से पूरा डेवलप्ड है, उसमें वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो निवेश के एरिया में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते और जो उनका उत्पादन का रेट है वो अपने आप में हाईएस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा, आज इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया कि क्यों यूएस की जीडीपी अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास ग्रो करती है। मतलब अगर हम 3% की बात कहें तो एक दो महीनों को छोड़ दें, डेफिसिट के बाद वाले महीनों को छोड़ दें, तो लास्ट 30 ईयर में नहीं रही कभी 3% की जीडीपी ग्रोथ यूएस में लास्ट 30 ईयर में नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान कुछ बीच में डेफिसिट का पीरियड आया था, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए 4% की जीडीपी ग्रोथ रेट थे। बट जब भी ओवर द पीरियड या ईयर की बात करेंगे या 5 ईयर की बात करेंगे तो 3% जीडीपी ग्रोथ रेट यूएसए में नहीं थी। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब की यही कहानी है कि ये लोग 4% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ नहीं ले जा पाते। उसकी वजह यही है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं वहां पे वो पहले से पूरा काम कर चुके हैं। इन चीजों को बढ़ा के वहां पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं मेंटेन किया जाता, इसलिए ये कहते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। तो व्हाट, हमारे काम का तो है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की लिमिटेशंस, ठीक है, इन लिमिटेशंस को हम पढ़ेंगे। ये मेंस के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट से हाँ कहीं से प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाए तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आलोचक क्या कहते हैं कि उनकी एक जो मुख्य शिकायत है वो ये है कि नई अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अमूर्त संपत्तियां मतलब एब्स्ट्रैक्ट कैपिटल द्वारा अधिक संचालित होती है। अभी एब्स्ट्रैक्ट कैपिटल क्या है? जैसे डिजाइन, ब्रांडिंग, अनुसंधान और विकास, सॉफ्टवेयर, जिन्हें मापना या रिकॉर्ड करना मुश्किल। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तो बेसिकली इस बेस पे है कि आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कितना आउटपुट पे फर्क पड़ता है। तो इन चीजों को मापना या रिकॉर्ड करना मुश्किल है। इनएबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एवर मोर ड्रिवन बाय इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त, such as design, branding, research and development, and software, which are difficult to measure or record. अमूर्त संपत्ति अलग है। अमूर्त संपत्ति मशीनरी, भवन, कंप्यूटर जैसे मूर्त संपत्ति, अब ये सारी मूर्त संपत्तियां हैं की तुलना में, कौन सी? अमूर्त संपत्ति। इनकी तुलना में अमूर्त संपत्ति में निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में कारक के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। अमूर्त संपत्तियों में क्योंकि इनका मेजरमेंट कठिन है। इनमें कई केस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, आउटपुट बहुत ज्यादा रहता है। कई केस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, आउटपुट बहुत कम होता है, जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। ऑन डिमांड विकल्प, जैसे कि ये ऑन डिमांड विकल्प क्या है कि जब भी आपको जो सर्विस चाहिए उसके लिए आपको रेडीमेड किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इस तरह का और दूसरे एग्जांपल क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर कोई लिखेगा तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, इन दोनों चीजों का, ठीक है। ऑन डिमांड विकल्प जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ने लगभग हर चीज के लिए
एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। इधर कुछ दूसरा वर्ड आ सकता है जैसे सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, कुछ भी। एज अ सर्विस मॉडल के उदय के साथ अचल संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता को बहुत कम कर दिया है। मतलब ये कि जब से ये मॉडल आ गया है तब से अचल संपत्तियां कौन क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। ये क्या होता है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में निवेश की आवश्यकता को कम कर दिया है, ये इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है। यूपीएससी प्री 2008-18 जैसा कि अपनी आदत के अनुसार उन टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन पूछता है जिन पे कोई न्यूज, कोई हलचल चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बाद इससे संबंधित डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी पूंजी निर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर सका। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्शन में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, इसकी वजह से क्या कमजोर प्रशासन तंत्र इसके लिए कारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन इतना। इलिटरेसी हो सकता है, हाँ ये भी रीजन हो सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि निरक्षरता, जैसे दुबई, ज्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं, बट कैपिटल आउटपुट रेशियो उनका अच्छा है, ग्रोथ उनका अच्छा है ना। हाई डेंसिटी, चाइना, जापान, सिंगापुर, सिंगापुर की डेंसिटी भारत से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे ग्रोथ रेट अच्छा है। कमजोर प्रशासन तंत्र, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं। कई स्टेट यूएसए के ही हैं, उदाहरण तो मैक्सिको है, ब्राजील है, वहां पे भी ग्रोथ रेट लेकिन ठीक ठाक है। मतलब ये कि ये एक एक फैक्टर है जिनको कि कई तरीके से देखा जा सकता है कि इनका रोल कितना है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। लेकिन इन सारे जितने फैक्टर होते हैं, अगर उनको एक जगह एवरेज किया जाए और उनको एक वर्ड कैपिटल दिया जाए और जो टोटल प्रोडक्शन उनको आउटपुट बोला जाए, तो जो इसका ये वाला टर्म है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसकी वजह से महत्वपूर्ण वृद्धि आउटपुट में नहीं। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो वाज द मेजर रीजन, बिकॉज ऑफ दैट आउटपुट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो आप समझ गए कि हाँ, एक आउटपुट लेने के लिए हाई इनपुट लेना पड़ता है, हाई इनपुट लेना पड़ता है। बात क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं साथियों। अब जरूरी हमारे लिए कि हम समझें कि पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट कितना है। पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली कि अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करें तो हम कितना आउटपुट लेते हैं, देखते हैं। पोटेंशियल जीडीपी वस्तु और सेवाओं का वास्तविक मूल्य है, मतलब रियल वैल्यू है, जिसका उत्पादन तब किया जा सकता है जब किसी देश के उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? मेनली 4, पूरी तरह से नियोजित हैं, मतलब लगे हुए हैं। रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो रियल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है जो हो सकता है, उसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उसे हम पोटेंशियल जीडीपी कह सकते हैं, संभावित जीडीपी कह सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझ लिया जाए मतलब ये कि आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सही एटमॉस्फेयर मिले, आप स्वस्थ रहें, और तब आप जितनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, घंटे में कहें तो पूरे घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। तब देखते हैं कि आपने कितने पेजेस की पढ़ाई करी, कितना आपका स्कोर बढ़ रहा है। वो जो आपका मैक्सिमम लेवल है उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, आपका पोटेंशियल स्टडी आउटकम है। उसी तरह पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ इतना हम ले सकते हैं अगर जीडीपी के सारे फैक्टर पूरी क्षमता से काम करें। ठीक है, यह मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट होता है। मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब यह है
कि इसके ऊपर लगातार जीडीपी ग्रोथ नहीं कर सकती। हाँ, किसी 1-2 महीने कर ले अलग बात है, लगातार नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती इसके ऊपर, बिकॉज़ उसके बाद जीडीपी स्लैश हो जाएगी, अगर उससे ज़्यादा ग्रो कर रही है तो। यह उत्पादन का अधिकतम टिकाऊ स्तर है। यह श्रम शक्ति और पूंजी स्टॉक के उच्च स्तर के उपभोग के साथ संभव है। अब ये सारी चीजें आप अपने मीन्स के लिए भी पॉइंट तैयार करते चलेंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग जरूर ध्यान दें। पोटेंशियल जीडीपी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है, जो कि इनपुट, अब इनपुट वही पूंजी, श्रम, भूमि आदि। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है, जो कि उपलब्ध इनपुट और अर्थव्यवस्था की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर निर्भर करता है। मतलब ये कि क्या क्या इनपुट हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जब श्रम और पूंजी जैसे इनपुट प्रौद्योगिकी के स्तर के साथ साथ धीरे धीरे बदलता रहता है, तब संभावित जीडीपी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब श्रम और पूंजी जैसे इनपुट टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे बदलता है, यहाँ पे बदलता के साथ साथ कहने का मतलब है बढ़ता है, उसका जो उपयोग है वो बढ़ता है, तो पोटेंशियल जीडीपी, संभावित जीडीपी मतलब पोटेंशियल जीडीपी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार हमारे देश का पोटेंशियल जीडीपी है 10%, जैसा मैंने पहले बताया। पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक, मतलब ये कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ पोटेंशियल जीडीपी कितना होगा। तो उनमें एक है, अब मेंस के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्री में अगर ये देगा तो ये आपको विकल्पों के तौर पे दे सकता है कि हाँ ये विकल्प है आपके सामने, इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी की ये डिटर्मिनेंट्स है। मेंस के लिए आपको सीधे लिखना पड़ेगा कि हाँ पोटेंशियल जीडीपी इन फैक्टर्स पे बेस्ड हो सकती है, और ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। देखो, टॉपिक इतना ही है, क्वेश्चन इसमें घूम घूम के बनते आए हैं, और यूपीएससी ने इससे मेंस में भी कई बार क्वेश्चन बनाए हैं, प्री में भी कई बार कोई क्वेश्चन बनाए हैं। हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? कैपिटल स्टॉक, कितना आपके पास पूंजी है, जिसके पास ज्यादा पूंजी है, ज्यादा मशीनरी है, ज्यादा चीजें हैं, वो उतना ही ज्यादा आउटपुट कर सकता है। अग्री। अब पूंजीगत स्टॉक जो है संयंत्र, उपकरण और अन्य संपत्तियां, है ना। लेबर फोर्स आपके पास कितना है, श्रम बल। तो शॉर्ट पीरियड में पोटेंशियल जीडीपी की मात्रा लेबर फोर्स पे निर्भर करती है, जो कि जनसांख्यिकीय कारकों और भागीदारी दरों पर निर्भर। यहाँ जनसंख्या कितनी है और उसमें पार्टिसिपेंट रेट कितना है, मतलब ये कि जनसंख्या का कितना स्तर ऐसा है जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन। बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यह विशिष्ट बेरोजगारी दर है जिस पे मुद्रास्फीति की दर स्थित हो जाती है। मुद्रास्फीति ना तो बढ़ती है और ना वो घटती है। हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का कितना लेवल है जिसके बाद मुद्रास्फीति बढ़ने या घटने लग सकती है। अगर हम उसको बैलेंस नहीं बना के रखेंगे कि हाँ इन्फ्लेशन रेट स्टेबल रहे, तो आप समझिए कि पोटेंशियल जीडीपी आपका है वो घट या बढ़ सकती है। बढ़ सकने का मतलब यही कि उसके बाद अगर आप पोटेंशियल जीडीपी के बाद अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो भी नीचे गिर जाएगा। पोटेंशियल जीडीपी को आप टच नहीं करते हैं, इसका मतलब आपकी एसेट अंडर यूटिलाइज्ड। कैसी है एसेट? अंडर यूटिलाइज्ड। बेरोजगारी की दर, त्वरित मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रा, ये एक साथ पढ़ेंगे, गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यह वह बेरोजगारी दर है, यह वह विशिष्ट बेरोजगारी दर है जिसपे मुद्रास्फीति की दर स्थिर हो जाती है। श्रमिक बाजार दक्षता, लेबर मार्केट एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्री में है, उदाहरण के तौर पे सीरिया में, उदाहरण के तौर पे ईरान में, उदाहरण के तौर पे इराक में या नाइजीरिया में, लेकिन आपको ये पता है कि उनमें से 5% के पास भी टेक्निकल डिग्री नहीं है ना। कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, कोई बीटेक नहीं है, कोई एमबीए नहीं है, कोई किसी के पास मेडिकल की डिग्री।
वो पॉपुलेशन लेस देन 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। भारत के केस में ये पॉपुलेशन तब भी 4-5% से ज्यादा है। तो जो लेबर फोर्स है, उसकी स्किल, उसका एजुकेशन, उसकी लिटरेसी जिस तरह की रहेगी, उस तरह का वो प्रोडक्शन कर सकते। तो लेबर फोर्स जो मार्केट है, अगर वो एफिशिएंट रहे, मार्केट का मतलब वो जगह जहां पे लेबर फोर्स का आदान प्रदान किया जाए। उत्पादन क्षमता, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संयंत्र है, कोई मशीन है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है, तो आपने चाहे जितनी लेबर लगा रखी हो, चाहे जितनी एफिशिएंट लेबर लगा रखी हो, एक लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि हाँ, जो पोटेंशियल जीडीपी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उत्पादन क्षमता कितनी है आपकी मशीनरी की। यहाँ मशीनरी कहने का मतलब सिर्फ लोहे की मशीनें नहीं है, यहाँ पे वो सारी मशीनरी हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि मेडिकल के फील्ड में जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों को। पर्याप्त तरलता, सफिशिएंट लिक्विडिटी। अब यहाँ लिक्विडिटी किन किन चीजों को होती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई की लिक्विडिटी होती है, जैसे कैपिटल की लिक्विडिटी होती है, पूंजी की लिक्विडिटी। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं क्रेडिट के लिए, बैंक आपको ज्यादा परेशान करता है, वहाँ के जो मैनेजर वो आपसे कमीशन मांगते हैं, एजेंट वहाँ के आपसे कमीशन मांगते हैं, मतलब ये कि जो मनी है वो ज्यादा लिक्विड है। दूसरी चीज, आपके पास कोई एसेट है, आप उसे बेचना चाहते हैं, उसके बदले में जो आप पैसा पाना चाहते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करके कहीं पे बिजनेस संयंत्र शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो एसेट हो बिकी नहीं। तो ये सारी चीजें लिक्विडिटी को हैम्पर करती है, इसलिए कहा जाता है कि पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो हमारे पास सप्लाई करने की क्षमता हो, सप्लाई करने की क्षमता है और डिमांड मेंटेन रखने की क्षमता नहीं है, तो भी इनमें से अगर बैलेंस बिगड़ता है तो भी लिक्विडिटी होती है। मतलब ये कि जो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन थोड़ा प्योर टाइप का होना चाहिए, कि अगर कोई चीज महंगी बढ़ रही है, महंगी हो रही है, तो सप्लाई के लिए दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है ना। या दूसरी चीजें, ऐसा ना हो कि कोई जो है स्ट्रिक्ट है कि हम ये चीज कंज्यूम करेंगे ही, वो चाहे जिस प्राइस में। ऐसी ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सोसाइटी अगर होती है तो डिमांड एंड सप्लाई के रोल हैम्पर होते हैं, और उसे हम एक लिक्विड डिमांड एंड सप्लाई नहीं कहते। तो जो तरलता है वो हर फील्ड में कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। सरकारी वित्तीय सहायता, गवर्नमेंट फिजिकल सपोर्ट। देखो, बिना सरकारी सपोर्ट के बड़े बड़े स्टार्टअप्स या बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं चलती, क्योंकि चाहे लैंड हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट हो, चाहे आपको क्रेडिट चाहिए हो, उन सब में गवर्नमेंट का अपना रोल है। और गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए तो गवर्नमेंट कई तरह के फंड लेके आती है, एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए कई तरह के फंड लेके आती है, वेमेन के लिए कई तरह के फंड लेके आती है, बैकवर्ड सेक्शन के लिए कई तरह के फंड लेके आती है, कि जिसके माध्यम से वो फंड गवर्नमेंट से लें और उसे इन्वेस्ट करें और प्राइस शुरू करें। नाउ, पोटेंशियल जीडीपी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां, जैसे कि नकारात्मक आउटपुट गैप। अब देखिए, ये मैंने 3-4 टर्म आज की स्लाइड में यूज करे जो जनरली नए हैं, और प्रीलिम में इन पे आराम से टर्म यूपीएससी पूछ सकता है। एक नकारात्मक आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप तब होता है जब वास्तविक आउटपुट, गैप कब होता है जब वास्तविक आउटपुट उस आउटपुट से कम होता है जो अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता के उत्पादन पर करती है। मान लीजिए पूरी क्षमता के उत्पादन पे कोई अर्थव्यवस्था 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, लेकिन किसी समय डिमांड कम है, डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है इस 100 यूनिट का प्रोडक्शन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो एम्प्लॉयर्स जो है वो 90 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, 100 यूनिट की जगह वो 90 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब क्या, कि सारे फैक्टर एम्प्लॉयड है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड है, अप्लाई कर दिए गए हैं, नियोजित कर दिए गए हैं, बट प्रोडक्शन कम है। क्यों कम है, बिकॉज डिमांड कम है। तो ऐसे प्रोडक्शन क्षमता पर सुस्ती होना चाहिए। ये जो सुस्ती है, ऐसे गैप को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आउटपुट। ठीक है, इस आउटपुट का जो गैप है, मतलब क्यों कहा जाता है ये आउटपुट 100 यूनिट हो सकता है, हो सकता है, लेकिन है कितना, 90। क्यों, बिकॉज दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिमांड कम है। तो इसे हम नेगेटिव आउटपुट गैप कहते हैं। और फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन। अच्छा, एक चीज समझिए, आज मान लीजिए दिल्ली में 1 लाख पिज्जा रोज बिकते हैं, मतलब 1 लाख पिज्जा लोग रोज खाते हैं। अचानक कोई कारण हो जाए जिसे 50,000 लोग पिज्जा खाना छोड़ दें, तो केवल अब 50,000, 1 लाख की जगह 50,000 ही पिज्जा बिकेंगे। मतलब ये कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया, और प्राइवेट कंजम्पशन कम हो जाना अपने आप में
पोटेंशियल जीडीपी के लिए चैलेंज है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वहाँ पे अप्लाई ही रहेंगे। जो लेबर जहाँ काम कर रही है, जो मशीन जितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जितना है, एनर्जी का कंजम्पशन जितना है, वो सब चीजें वहाँ पे लागू रहेंगे, बट प्रोडक्शन कम हुआ। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कम हुआ तो डिमांड कम होगी। बैंकों के बढ़ते एनपीए बढ़ जाने से सही पर्सन को या एंटरप्राइज सेट करने वाले एंटरप्रेन्योर को सही टाइम में बैंक लोन नहीं मिलते। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन हैम्पर होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी की दर ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो सप्लाई करने वाले का सामान वहीं पे डंप हो जाएगा, डंप हो जाएगा तो आगे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो क्या कम प्रभावित हुआ? पोटेंशियल जीडीपी। ये चुनौती आई। अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियां, इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इस पे थोड़ी बहस हो सकती है। कई लोग कहेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, सस्ता करने में हेल्प करती है, रैशनलाइज करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ से फॉर्मल इकोनॉमिस्ट ये कहेंगे कि इनफॉर्मल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पे गवर्नमेंट को सही टैक्सेस नहीं मिलता है, वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते, इस वजह से जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई रहती है। कॉस्ट ऑफ, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहती है। तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल जीडीपी प्रभावित होता है। वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कमजोर बौद्धिक संपदा के अधिकार। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कम होने, अगर राइट्स इंश्योर नहीं है और ऐसे राइट्स अगर कमजोर हैं तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, मतलब नए नए इनोवेशन नहीं हो सकते, नए नए इनोवेशन नहीं हो सकते, इसका मतलब पोटेंशियल जीडीपी जो है वो हैम्पर होगी। अनुबंधन प्रवर्तन मुद्दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के जो इश्यूज हैं, तो उसमें भी अंगटाड की रिपोर्ट के हिसाब से भारत को हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में थोड़ी सी रैंक सुधरी है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के जो इश्यूज हैं वो अगर सही से फॉलो नहीं होते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दो पार्टियां हैं वो प्रोसेस को लीगल तरीके से फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोसेस जाके किसी न किसी केस में फंस जाता है कोर्ट में, और प्रोसेस जो प्रोजेक्ट है वो हैम्पर होता है, वो आगे प्रोसेस न कर पाने की वजह से फर्दर प्रोडक्शन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं प्ले करता। तो ऐसी बाध्यताओं के चलते जो पोटेंशियल जीडीपी है वो प्रभावित होती है। ये उसके सामने की कुछ मेन चुनौतियां। सिविल सर्विसेज मींस 2020 में यूपीएससी ने आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि ये स्लाइड्स जो क्वेश्चन है उनको हिंदी में भी लेके आए, तो हमने ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लिया है। अब आपको इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी को परिभाषित करें, बहुत सिंपल है, इसके निर्धारकों की व्याख्या करें, ठीक है। वे कौन कौन से कारक हैं जो भारत में अपनी संभावित जीडीपी को साकार करने में रोक रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले समझ लेते हैं। डिफाइन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल। 2020 का क्वेश्चन है, नया है ना। तो कहने का मतलब कि ये बात इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है, ये क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या करता है, तो पहले तो साफ साफ लिखा है कि डिफाइन करिए कि पोटेंशियल जीडीपी है क्या, है ना। दूसरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, मतलब ये पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो ये अभी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में पीछे पढ़ते आए हैं, है ना। तीसरा, फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी, तो जो पॉइंट हमने चैलेंजेस में पढ़े हैं वो पॉइंट्स ज्यादातर यहाँ पे आ जाएंगे जो इंडिया के केस में अप्लाई होते हैं, तो उनमें से ज्यादातर इंडिया के केस में अप्लाई होते हैं, है ना। एंड वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे कि जो चुनौतियां हैं उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। मान लीजिए एनपीए क्राइसिस है, तो एनपीए क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जैसे चीजें आरबीआई लेते हैं जिससे वो एनपीए क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर भारत में मान लीजिए टेक्निकल लिटरेसी की कमी है तो हम टेक्निकल लिटरेसी को इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल स्किल सेंटर बनाएं, है ना, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करें। कैपिटल स्टार्टअप को नहीं मिल पा रहा तो स्टार्टअप को चीप एंड इजी कैपिटल अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट मेजर्स ले, तो ये सब वे फॉरवर्ड हो सकता है। बाकी की पॉइंट आपको पीछे के स्लाइड्स में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर भेजिए और मैं फिर आपसे बोलता हूँ कि आपके आंसर बढ़ रहे हैं, अब मेरे पास 10 प्लस आंसर करीब करीब आ रहे हैं बराबर। तो मैं फिर कहूंगा कि मैं एक प्रेजेंटेशन से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ले सकता हूँ। इन टॉपिक्स में अगर आप 5 क्वेश्चन मुझे भेजेंगे यूपीएससी के या कहीं के,
तो उन आंसर्स को मैं चेक करूंगा। आने वाले दिनों में मैं प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दूंगा। उनके आंसर्स प्रीलिम में तो ज्यादातर आंसर मिल जाएंगे, मेंस में मैं केवल 5 क्वेश्चन चेक कर सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरा हमारा वीडियो होगा उसमें फिर मुझे 5 क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो मैं वीक में 10 क्वेश्चन के आंसर अभी चेक कर सकता हूँ। जब प्रीलिम हो जाएगा तो मैं इसे वीक में 20 आंसर तक ले जाऊँ, ठीक है। लेकिन मेथड क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो 5 आंसर मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल कहीं भी मिलता है तो वो मैं चेक करूंगा, ठीक है। ईमेल के लिए नंबर आपके पास मेरा है 88997075। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर है, आप इसमें मुझे भेज सकते हैं। ईमेल gmail.com, ठीक है। आप मुझे अपने आंसर भेजिए और उसका रिस्पांस मैं आपको निर्माण के टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है। वो आप मुझे किसी भी चैनल में भेजें। हाँ, निर्माण के टेलीग्राम चैनल में भेजे हुए सारे उत्तर मुझे क्यों नहीं पहुंचते, कई बार वो वाला डिस्कशन का सेक्शन में नहीं देख पाता। आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, आप जिस भी तरह से मुझे भेजेंगे ये मुझे प्राप्त होंगे। ओके, तो आज का सेशन साथियों यहाँ पे समाप्त होता है। और आज के सेशन में हमने समझा कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है और चीजों को किस तरह प्रभावित होता है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी भी उतना फ्लुएंट तरीके से समझ में ना आया हो, तो जिनको नहीं समझ में आया वो निर्वाण आईएएस आ सकते हैं और इस बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं इसके रेफरेंस में चीजों को समझने के लिए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तीसरी चीज कि आने वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर सेशन में लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, रूपी डॉलर के दूसरे रिलेशंस, सॉरी ये अब सही। तो इन सारी चीजों को हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे और उस तरह से फिर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लेक्चर में हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसा कि आज हमने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का चौथा लेक्चर लिया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 और सेशन आएंगे, 5वां और 6वां, जिसके बाद इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के सेशन खत्म हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने हमसे पूछा क्या ये प्रीलिम के पहले खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं ये अप्रैल फर्स्ट वीक तक जाएगा और आपके सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे। मतलब ये टोटल 50 लेक्चर के आसपास, 50 से 55 लेक्चर के आसपास आएंगे, जिसके बाद आपके सारे इकोनॉमी के सारे फंडामेंटल्स मोस्टली प्री एंड थोड़ा मेंस को मिला के कवर हो जाएंगे। ज्यादा मेंस का एरिया हम करेंगे जब हम प्रीलिम के बाद 20-25 लेक्चर मेंस स्पेसिफिक लेके आएंगे। हाँ, 28 मई के बाद, तो उसमें हम केवल मेंस की बात करेंगे, अभी हम दोनों बात करते हैं। तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे बात करेंगे, उस पर कुछ सेशन लेके आएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी हाल में 60 लेक्चर से ज्यादा ना पढ़ना पड़े इकोनॉमी, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं 90% एक्यूरेसी की गारंटी पे दे सकता हूँ, 90% एक्यूरेसी। और जिन लोगों ने पूछा था कि क्या करंट अफेयर इतने में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने आज आपसे पोटेंशियल जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो ये अपने आप में क्या है, इमर्जिंग इश्यूज है। ये इकोनॉमिक फंडामेंटल में हमेशा से नहीं पढ़ते जाते रहे, ठीक है, ये इमर्जिंग इश्यूज है। तो ये सारी चीजें आने वाले सेशन में होने वाली हैं। तो आज के सेशन में इतना है साथियों, इजाजत दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम एंड पढ़ते रहिए। कितना 8 से 10 घंटे तो कम से कम पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, बहुत महान महान लोग न्यूज़पेपर का विरोध करते हैं। आप समझिए कि उनके पास सिलेक्शन का रिकॉर्ड कितना है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने और गवर्नमेंट के बीच की दूरियों को कम करिए ताकि सिर्फ एक स्टेप बचे और लवास न। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।